सर्व कर्मचारी संघ का एक जत्था 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संदर्भ में विभिन्न विभागों के अंदर अपनी गेट मीटिंगें आयोजित कर रहा है। उसी कड़ी के तहत आज एक कर्मचारियों की मीटिंग करने के लिए ये एक जत्था आया है और उस जत्थे का नेतृत्वकारी साथियों में से सर्व कर्मचारी संघ के जिला के कोषाध्यक्ष हैं मास्टर वीर सिंह जी हमारे साथ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर्मचारी मजदूर किसान संगठन कर रहे हैं, असल में इसकी पृष्ठभूमि क्या है, हड़ताल क्यों की जा रही है और हड़ताल के मेन मुद्दे क्या हैं और इसका कितना बड़ा एक असर रहेगा, इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे मास्टर वीर सिंह जी से। मास्टर जी, पहला सवाल मेरा यही कि इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की पृष्ठभूमि क्या है, इसके क्यों हड़ताल करनी जरूरी हो गई, पहले ये हमें समझाइए। सबसे पहले तो मैं जन संघर्ष की बात के चैनल के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों के लिए इस चैनल को लगातार चला रहे हैं। 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो देश भर में तमाम कर्मचारी मजदूर किसान मेहनतकश वर्ग जो है वो एकजुट होकर हड़ताल करने जा रहा है। हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है, ये स्थिति देश के सामने है। आज तमाम मेहनतकश वर्ग जो है, जिसमें कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, सरकार आज पूंजीवाद के दबाव में आके, कारपोरेट के दबाव में आके, एलपीजी की जो नीतियां हैं उनके दबाव में आकर जन विरोधी जो कानून है वो लगातार एक पे एक संसद में लेके आ रही है, जिनका एक आम जनमानस के जीवन पर बड़ा ही गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। इस बात को लेकर आज हमारे जो तमाम जो जनवादी संगठन हैं, चाहे वो 10 हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, चाहे किसान संगठन हैं, चाहे मजदूर संगठन है, वो हड़ताल करने जा रहे हैं। हड़ताल इसलिए की जा रही है कि देश के अंदर आज एलपीजी के तहत पूरा जो ढांचा है उसे निजी हाथों में आने पोने में बेचा जा रहा है। देश के अंदर मजदूर किसान कर्मचारी आज अपने जीवन का संघर्ष कर रहा है। उनकी जो रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए जो उनकी आमदनी है वो निरंतर कम होती जा रही है, सरकारी नीतियों के कारण हो रही है। मजदूरों के लिए पहले जो लेबर लॉ थे, जो हमने लड़के बनवाए थे, 44 थे, नया अमेंडमेंट करके वो 4 लेबर लॉ जो है वो लेके आ रहे हैं, जिसमें तमाम जो देश का मजदूर है उसको एक केवल उसके जो मेहनत है उसको लूटने का ये एक तरीका है कि उसको जिस प्रकार से काम के 8 घंटे निश्चित किए गए थे, नए कानूनों के तहत उससे कितने घंटे काम लिया जा सकता है, उसके जो मिनिमम वेजेज हैं जो उसके जीवन को तय करते हैं परिवार को, उन पे कुठाराघात किया जा रहा है। उसके साथ जो भी उसकी जीवन में कोई हादसा होता है उसके ऊपर उसकी जो लाइबिलिटी जो बनती है जहाँ वो काम कर रहा है उनसे छुटकारा पा रहे हैं ये कानून। इसी प्रकार किसान के जो किसानों के कृषि कानून हैं उनके अंदर तमाम तरह के नए नए बिल लेके सरकार आ रही है। पहले 3 कृषि कानून थे, उनको भले ही वापस करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी के अंदर जो है नया मंडी कानून जो लेके आए हैं उसके अंदर किसानों की जो मंडी बर्बाद की जा रही है वो अभी भी जारी है। तो किसानों की जो फसलें आने पौने में बिक रही है उनका कोई जवाबदेही नहीं है, फसल की खरीदारी की जवाबदेही नहीं है, किसानों को नकली खाद बीज दिया जा रहा है, जानबूझ की किल्लत दिखाई जा रही है, किसानों की खेती बर्बाद की जा रही है, किसान परेशान है। इसी प्रकार जो हमारा कर्मचारी वर्ग है उसके अंदर जो 8वां पे कमीशन है, जिसको 10 साल बाद सरकार जो महंगाई के हिसाब से जो नए वेजेज तय करती है, वो इस बार जो जनवरी 2024 में स्थापित होना था, सरकार ने बिल्कुल बजट में कोई प्रावधान नहीं किया और स्पष्ट मना कर दिया कि अब हम आगे से कोई पे कमीशन लेके नहीं आएंगे। जो 7 पे कमीशन हमारे आए उससे हमारा गुजारा होता था, लेकिन 8वें पे कमीशन की मना कर दिया। हम चाहते हैं कि तमाम जो देश भर के कर्मचारी हैं उनको 8 के पे कमीशन का लाभ दिया जाए। इसके अलावा जो एक बुढ़ापे का सहारा है, जो ओपीएस जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, जो 18 वर्ष या 60 वर्ष की केंद्र में नौकरी के पूर्ण करने के बाद जो एक वृद्धावस्था के अंदर जो कर्मचारी है उसको एक जो सम्मान और उसका गुजारे लायक जो तनख्वाह जो पेंशन दी जाती है उसको सरकार ने 2004 से बंद कर दिया। पीएफआरडीए बिल 2013 पास करके तमाम जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बहीन कर दिया। तो बुढ़ापे के अंदर अब जो साथी रिटायरमेंट हुए हैं उनका जीवन बड़ा बदतर हुआ है, उनको किसी को 4000 6000 की पेंशन जो गुजारे लायक नहीं है दी जा रही है। तो वो हमारी पुरानी पेंशन की जो कर्मचारियों की मांग है वो है। सबसे बड़ी जो मांग है कि इस देश का जो सार्वजनिक ढांचा है,
जिसे आम जनमानस अपना जीवन यापन करता है, लाभ उठाता है, उसको जो निजी हाथों में सौंप रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको बचाने की लड़ाई है ये। जिस प्रकार से बिजली बिल 2023 अब लेके आ रहे हैं, उसमें पूरा जो बिजली का ढांचा है वो तमाम एक सेंट्रलाइजेशन एक पूंजीपति के हाथ में देने की कोशिश है। उसमें ना कोई कर्मचारी को रखने की ज़रूरत पड़ रही है, ना किसी जो आम जो उपभोक्ता है उसके अधिकारों पे भी कुठाराघात होगा। नहीं, मैं यहाँ आपको रोकूंगा कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम निजीकरण इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी महकमे प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे और इसलिए लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलें। तो क्या बिजली बिल में ऐसा क्या है कि जिसका पूर्ण रूप से ये लागू होने के बाद आम आदमी के जीवन पर इसका किस तरह प्रभाव आएगा, बिजली किस रेट मिलेगी, इसके ऊपर भी क्या क्या पोजीशन है? देखो, सरकार कभी भी ये नहीं कहती कि हमें अडानी को या अंबानी का जो लोन माफ करके उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। हाँ। सरकार आड़ यही लेती है कि हम जनमानस की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का निजीकरण हुआ है उसके आप परिणाम देखिए कि कोरोना काल के अंदर जब पूरी तमाम प्राइवेट जो संस्थाएं थी वो भाग चुकी थी, लोगों को बिल्कुल बेसहारा छोड़ के भाग चुकी थी, उस समय केवल और केवल जो सार्वजनिक जो ढांचा था वही उन लोगों की जान बचाने में लगा हुआ था। अपनी जान को जोखिम में डालकर तमाम विभाग लगे हुए थे। तो सरकार इस बात का जवाब दे कि वो जब तो बढ़िया सुविधा दे रहे हैं तो वो लोग उस समय संकट के समय लोगों के साथ क्यों नहीं है, क्यों अपने हॉस्पिटल बंद कर दिए, क्यों अपनी बसें बंद कर दी, क्यों उन्होंने दूसरे तमाम जो ढांचे वो बंद कर दिए। ये सरकार इसकी आड़ लेके और इसको बेचना चाहती है और इसमें इनकी सरकार की मिली भगती है। रही बात बिजली बिल की जो आप कह रहे हो, बिजली बिल के अंदर जो खतरनाक जो दृश्य पेश होगा उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि बिजली की जो दरें हैं, आज जो ट्यूबवेल है किसान का उसको 25 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है, सार्वजनिक सब्सिडी मिलती है। हाँ, क्रॉस सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर ये बिजली बिल 2023 पास होता है तो एक किसान की 10 की अगर मोटर है तो उसका मिनिमम बिल है जो 7200 रुपये कम से कम पर मंथ आएगा। 72,000 रुपये 72,000 75,000 रुपये सालाना उसका बिजली का बिल होगा। एक 5 एकड़ का किसान 10 की मोटर लगाता है, 5 एकड़ की जो बचत है वो 75,000 होती नहीं, उसका ऑटोमेटिक ही उसका खेत बरानी हो जाएगा, वो बिजली से भाग जाएगा छोड़ की बिजली। दूसरी बात, बिजली बिल के अंदर सबसे खतरनाक चीज़, इन्होंने दिल्ली के जिस प्रकार से पेट्रोल के भाव, इन्होंने कहा भी बड़ा फायदा होगा, रोजाना के भाव बढ़ाएंगे रेट के हिसाब से, बिजली में भी वही लागू करेंगे। ये कहते हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है उसकी दिन में 3 स्लैब होगी। हाँ। एक तो जो लोड है उस समय का रेट अलग होगा, पीक लोड का अलग होगा। पीक लोड में 100 रुपये यूनिट तक की बात कही गई है, 200 रुपये यूनिट प्राइवेट मांग रहे थे। कमर्शियल और एग्रीकल्चर दोनों के लिए कॉमर्शियल ट्रैक पे लेके आएंगे, आपका कहने का बिल्कुल लाभ आधारित ये ढांचा बनाना चाहते हैं और वो लाभ भी उन पूंजीपतियों के पास ले जाना चाहते हैं। रिचार्ज के हिसाब से जो है, जो स्मार्ट मीटर की जो आर्डर लेके कह रहे हैं कि चोरी रुकेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बिजली विभाग मुनाफे में चल रहे हैं, आज भी बिजली विभाग के तमाम जो है ढांचा बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन आज जो ये योजना लेके आ रहे हैं उसमें ये सेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं अपनी ताकत का, ताकि किसी कर्मचारी के हाथ में भी ये ना रहे। बिजली रात की आपका अगर रिचार्ज खत्म होता है रात को ही खत्म हो जाएगी, 3 दिन पहले आपके पास मैसेज आएगा। ये तो आपने बिजली के बताया कि बिजली का निजीकरण होने के बाद हर आदमी के लिए एक मुसीबत का सबब बन जाएगा, रेट बहुत बढ़ जाएंगे। इसी तरह एजुकेशन में हम जिस सिटी में बैठे हैं यहाँ एक मॉडल संस्कृति स्कूल है काड़ावाड़ी में, जो सरसा काड़ावाड़ी का सबसे बड़ा एक स्कूल है। उस स्कूल में किसी ज़माने में आज से 5 साल पहले लगभग 1400-1500 से बच्चे ज़्यादा थे और अभी उसको मॉडल संस्कृति बना दिया गया। उसके बाद उसकी संख्या घटकर 570 के आसपास आ गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये शिक्षा का, जब सरकार बार बार कह रही है कि हम लेवल अप कर रहे हैं, स्कूलों को बहुत बेहतर कर रहे हैं, मॉडल संस्कृति कर रहे हैं, तो उसमें फिर बच्चों की संख्या जो घट रही है, क्या ये सरकार की नीति का परिणाम है या लोगों में निराशा का कोई परिणाम है? उसको स्ट्राइक के साथ जोड़ के कैसे देखते हैं आप? एजुकेशन जो है वो समाज की और देश की रीढ़ की हड्डी होती है। तमाम दुनिया के किसी देश की जो विकसित राष्ट्र, उनकी आप स्टडी कीजिए उनकी शिक्षा नीति को, वहाँ पर आपको सार्वजनिक ढांचा खड़ा मिलेगा। तमाम शिक्षा की जिम्मेवारी सरकार ने अपने ऊपर ली हुई है। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, वहाँ कोई प्राइवेटाइजेशन, अमेरिका में भी, इवन इंग्लैंड में भी नहीं है। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू है वहाँ, विकसित वो पूंजीवादी देश होते हुए भी। हमारे देश में क्या हुआ है कि अगर शिक्षा के ये जो मॉडल संस्कृति की जो बात की है आपने, वो केवल और केवल आम कमेरा वर्ग के बच्चों को शिक्षा से दूर करने का एक छुपा हुआ रास्ता है। अगर इन्होंने बढ़ावा देना है, हमारे देश की शिक्षा नीति के अंदर 1966 की जो पहली शिक्षा नीति आई थी उसमें ये क्लियर कट कोठारी आयोग में कहा गया था कि बच्चे के पास स्कूल जाएगा, न कि स्कूल के पास बच्चा आएगा। और उसी कवायद में स्कूल खुले भी,
और 1986 की नीति में नवोदय स्कूल खुले जो गरीबों के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हुई। वाकई में उसके परिणाम बड़े अच्छे थे कि गरीब बच्चे नवोदय स्कूलों में दाखिला लेते थे, वहाँ बोर्डिंग स्कूल थे, उनको वो इन्वायरमेंट मिला और वो क्रिएट हुआ। अगर वाकई में सरकार चिंतित थी तो ये जो नवोदय जो स्कूल है, ये एक ब्लॉक की बजाय प्रत्येक क्लस्टर के अंदर नवोदय विद्यालय खोलते, वहाँ बोर्डिंग स्कूल होता, तमाम खर्चा सरकार लेती है और उन बच्चों को इन्वायरमेंट देके कहने का मतलब ये है कि सरकार कुल मिला के आम आदमी के हाथ से शिक्षा छीनने की कोशिश सेंट्रलाइज कर रही है। क्या आप क्या समझते हैं कि 9 की सट्राई हड़ताल, 9 जुलाई की हड़ताल क्या इन तमाम महकमों को बचाने में कितनी कारगर होगी? आप इसको संक्षिप्त में बताइए। 9 जुलाई की जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक एक जन चेतना की स्ट्राइक है और तमाम जो लोग हैं, शिक्षा ये तय करेगी कि शिक्षा जो है वो प्राचीन काल वाली कुछ राजघरानों के तक सीमित रहेगी या आम लोगों के अंदर बटेगी ये शिक्षा। 9 तारीख की हड़ताल में ये क्लियर कट है कि ये शिक्षा को यूजर पे बना रहे हैं कि पैसे दे के सामान लो, उसको रोकने का काम है। तमाम जन संगठन ही नहीं, आम जो वर्ग है, आम जो समाज के अंदर एसएमसी के जो लोग हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, आम ग्राम पंचायत है, उन तक ये बात हमने रखने का प्रयास किया है और वो 9 तारीख की हड़ताल में वो लोग शामिल होंगे और इस सार्वजनिक शिक्षा को सस्ती और मुफ्त गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है इसको बचाने का काम करेंगे। बाकी अगर ये सफल नहीं होती है, अगर इस हड़ताल के अंदर लोगों के अंदर चेतना नहीं आती है तो ये जो तेज़ी से बढ़ेगा, ये जुल्म और आक्रमण जो है तेज़ी से बढ़ेगा और आम आदमी के अंदर जो है ना शिक्षा रहेगी, ना सार्वजनिक सेवाओं की जो चीज़ें रहेंगी और बदहाली में जीवन जीने का काम करेंगे। तो ये जो एक लड़ाई है, ये लड़ाई है शोषण के विरुद्ध, ये लड़ाई है इस ढांचे को बचाने की, लोगों की सुविधाओं को बचाने की। इसमें तमाम कर्मचारी संगठन, देश का कमेरा वर्ग जो मेहनत करता है वो सारे इस स्ट्राइक के अंदर शामिल हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 9 जुलाई की जो स्ट्राइक है वो एक जन आंदोलन के रूप में काम करेगी और आने वाले समय के अंदर ये जो निजीकरण एलपीजी की जो नीतियां हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, उस पर लगाम लगाने का काम करेगी और पुनः एक बार जो सामाजिक वितरण जो प्रणाली है, तमाम सार्वजनिक जो ढांचा है वो मजबूती से खड़ा होगा और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है कि ये स्ट्राइक सार्वजनिक सिस्टम बचेगा या जाएगा, ये हड़ताल तय करेगी और इसी सार्वजनिक सिस्टम को बचाने की जो लड़ाई है वो कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों की एक लड़ाई है। उसी लड़ाई को लेके ये साथी लगे हुए हैं कि सार्वजनिक सिस्टम बचे, जो आज़ादी के जो मूल्य थे, जिसमें आज़ादी की जो लड़ाई थी कि देश के तमाम नागरिकों को एक समान विकास करने का अधिकार मिले, मौका मिले, उसी को बचाने की लड़ाई है और हम मानते हैं कि ये लड़ाई कामयाब होगी। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।